सी एम सी डेल्टा टी, सी इंटू एम इंटू डेल्टा टी। तो सी यहाँ से आएगा, सिर्फ डेल्टा क्यों नहीं है सभी, या देखिए डिवाइडेड बाय एम, डेल्टा टी भी है साथ में, इसलिए जो आपकी एसआई यूनिट में सिर्फ जूल्स नहीं आएगा, जूल्स के अलावा यहाँ पे ये मास और ये टेम्परेचर भी आएगा आपके साथ। सो द एसआई यूनिट फॉर द स्पेसिफिक हीट हो जाएगा आपका जूल्स पर केजी पर केल्विन। समझ आया ये, सिर्फ जूल्स क्यों नहीं है? यस मैम। ठीक है, स्पेसिफिक हीट, वाटर इक्विवेलेंट, ये सब देख लिया था। एक आपका टॉपिक बचा है लेटेंट हीट। अच्छा फिर ये बता दो एक और चीज सभी, इसकी सीजीएस यूनिट क्या होनी चाहिए फिर? अभी मैंने आपको इसकी एसआई यूनिट बताई, सीजीएस क्या होनी चाहिए? देखो जूल्स पर केजी पर केल्विन है, एक एक को कन्वर्ट करो, जूल्स का क्या हो जाएगा कैलोरी, केजी का हो जाएगा ग्राम, और केल्विन का हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। ठीक है। यस मैम। अच्छा देखो, अभी तक जो स्पेसिफिक हीट या जो हीट कैपेसिटी हमने किया था उसमें क्या था, वो हीट थी जिससे बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा था। अब अगर हमें टेम्परेचर चेंज करना है, स्टेट चेंज कर देना है, तब जो आपकी हीट लगती है उसे लेटेंट हीट बोलते हैं। उससे पहले आप ये समझिए, चेंज ऑफ स्टेट का क्या मतलब है आपका, चेंज ऑफ स्टेट। सी इफ यू हैव -10 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है और इस पे आपके पास आइस, अब यहाँ पर आपने इस पे हीट प्रोवाइड किया, ठीक है, हीट दिया -10 डिग्री सेल्सियस पे। देखो सबसे पहले क्या होगा, आइस का जो टेम्परेचर था -10 डिग्री सेल्सियस, हीट प्रोवाइड करने की वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर में चेंज आएगा, स्टेट वही रहेगा, मतलब अगर आइस -10 डिग्री सेल्सियस में हीट प्रोवाइड किया आपने तो अभी आइस 0 डिग्री सेल्सियस में रहेगी। चेंज इसमें टेम्परेचर में आया है, कोई स्टेट में चेंज नहीं आया है। अब देखो, अब मैंने इसमें फिर हीट प्रोवाइड किया फर्दर, और ठीक है, और हीट प्रोवाइड किया इसमें। अब देखो, अब इसके बाद क्या होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस तो रहेगा, फिर क्या अब भी और प्रोवाइड कर दिया आपने हीट, तो अब आई से रहना चाहिए या इसका स्टेट चेंज हो जाना चाहिए? चेंज हो जाना चाहिए। चेंज हो जाएगा ना, और हीट प्रोवाइड कर दिया आपने, उससे जो इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में ब्रेकेज आ जाएगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में ब्रेकेज आएगी, उस वजह से आइस जो होगा आपका वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस इधर इधर भी है, 0 डिग्री सेल्सियस इधर भी है, बट यहाँ पर आपका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। कब, जब आपका स्टेट चेंज हो रहा हो, सो देयर इज नो change in temperature during state change। ठीक है, अब देखो, अब ये 0 डिग्री सेल्सियस वाटर है, अब मैंने फिर इसमें हीट प्रोवाइड किया, और अब देखो क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस में और हीट प्रोवाइड कर दिया, यानी इसका टेम्परेचर फिर राइज अप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, मगर अब इसका जो स्टेट है ये हो जाएगा वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इसका स्टेट वही रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ है, यहाँ पर आपका स्टेट चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इस पे और अगर हीट प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पर अगर इस पे और हीट प्रोवाइड कर दिया, तो देखो क्या होगा, अब 100 डिग्री सेल्सियस तो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन हो गया है, लेकिन अब वाटर नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा स्टीम।
जब स्टेट चेंज हो रहा है यहाँ पे, स्टेट चेंज मतलब स्टेट ऑफ मैटर जो चेंज होते हैं, सो स्टेट चेंज हो रहा है यहाँ पे, यानी वाटर से बन रहा है स्टीम, लेकिन टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर वही रह रहा है सेम। तो ये याद रखना, टेम्परेचर चेंज कभी नहीं होगा अगर स्टेट चेंज हो रहा है। तो स्टार्ट कैसे हुआ था, -10 डिग्री सेल्सियस आइस से, हीट प्रोवाइड किया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया 0 डिग्री सेल्सियस आइस। अब और प्रोवाइड किया आपने हीट इसे, तो इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में ब्रेकेज आया, मॉलिक्यूलर फोर्सेस में ब्रेकेज आया, उससे क्या हुआ, अब इसका स्टेट चेंज होने लग गया। यानी कि स्टेट कौन सा चेंज हो रहा है, आइस से मतलब आप सॉलिड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वाटर से मतलब लिक्विड, यानी कि सॉलिड यहाँ पर लिक्विड बन रहा है। यस और नो? यस मैम। है ना? तो अब हीट जब आपने और प्रोवाइड किया, तो 0 डिग्री सेल्सियस जो आपका वाटर था, 0 डिग्री सेल्सियस आइस आपका 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब देखो इसके बाद क्या, फिर इसमें और हीट प्रोवाइड किया। अब वाटर तो वही रहेगा, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर आपने इसका राइज किया है, तो इसलिए 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उसके बाद फिर इसे हीट प्रोवाइड किया। अब 100 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पे आपका स्टेट चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो जब आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो आपका स्टेट चेंज कहाँ से हो जाएगा, वाटर से स्टीम, स्टीम बन जाएगा। यानी ये क्या दिखा रहा है, लिक्विड से वेपर बनने वाला। ये आइस, वाटर, स्टीम, सारे तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट करें कि कैसे स्टेट चेंज होता है। तो जब आपका हाँ मैम टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज होगा, बिकॉज जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स टेम्परेचर राइज तो करेगा, या फिर इसके कहने का मतलब ये है कि स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही स्टेट चेंज होगा। हाँ, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही चेंज होता है ना। अब जैसे -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस ले लो, इसके बीच में कितने टेम्परेचर रेंज होंगे, है ना, तो उस पे चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन एक मैक्सिमम जब इसके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, तभी चेंज हो पा रहा है, आइस से वाटर जब बन जा रहा है। तो वो चीज तुम सही कह रही हो, वो जब एक स्पेसिफिक जब क्रॉस हो जाता है, उसके बाद चेंज होता है। अब वो तब तक उतने ही में रहेगा, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस ये स्टीम पर है। अब जब तक इस पे इसकी जितनी टॉलरेंस है, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे इसके बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, तो अब ये टेम्परेचर क्यों चेंज होगा, अब सीधे इसका स्टेट चेंज हो जाएगा। जहाँ पे केमिकल नेचर इसका इफेक्ट होगा, तो वहां पर इसका स्टेट ऑफ मैटर में चेंज आएगा। तो अगर ये लिक्विड है आपका वाटर, तो ये बन जाएगा आपका वेपर, स्टीम बन जाएगा। ऐसे हो जाएगा, और ये हर केस में होगा, इन 2 केसेस में भी होगा, वही चीज इस केस में भी, और सारे केस में है। तो आपको अगर -10 डिग्री सेल्सियस आइस को 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में भी कन्वर्ट करना है, तो वो डायरेक्टली नहीं होगा, उसके लिए भी पहले टेम्परेचर रेज करना होगा। टेम्परेचर रेज करने के बाद स्टेट चेंज होगा, स्टेट चेंज करने के बाद फिर आपको टेम्परेचर रेज करना होगा, फाइनली स्टेट चेंज होगा जो आपका डिजायरेबल चेंज था। ठीक है? यस मैम। अब देखो सॉलिड से जब लिक्विड की जो कन्वर्जन है, अगर उसको आप डिटेल में देखो, तो सॉलिड से लिक्विड जब कुछ होता है, मतलब इस एग्जांपल के लिए कर लो, आइस सॉलिड है, लिक्विड वाटर है, ठीक है। आइस अगर वाटर में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में? मेल्टिंग। मेल्टिंग। तो सॉलिड अगर लिक्विड बन रहा है, तो दैट इज योर मेल्टिंग। अगर यही उल्टा है, आप आइस कैसे बनाते हो, फ्रीज। वाटर को क्या करते हो, फ्रीज करते हो, सो दैट इज फ्रीजिंग। तो सॉलिड की लिक्विड में जो कन्वर्जन होती है, उसे आप मेल्टिंग बोलते हो, और लिक्विड की जो कन्वर्जन सॉलिड में होती है, उसे आप फ्रीजिंग बोलते हो। अब वो कैसे होती है, वो तो आपने यहाँ पे देखा, वो इसके थ्रू होती है। उसके अलावा अगर आपके पास लिक्विड एक स्टेट ऑफ मैटर है, और आपके पास वेपर, ये 2 स्टेट ऑफ मैटर है, जब आपका वाटर वेपर बनता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, याद करो। वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। वेपराइजेशन होता है। अच्छा, इसी का उल्टा, जैसे ये आपने वाटर साइकिल में सारे प्रोसेस बहुत पढ़े होंगे ना, वाटर पहले वेपराइज होके वेपर बनता है, उसके बाद ये जो वेपर है, ठीक है, वेपर कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, जो क्लाउड्स वगैरह की फॉर्मेशन भी तो होती है उसी से।
वेपर जब लिक्विड में होता है, कंडेंस करता है जब क्लाउड, दैट इज कंडेंसेशन। उसके बाद अगर ये तो हो गए लिक्विड और वेपर वाला, यानी ये जब आप कंसिडर कर रहे हो ये वाला पोर्शन, उसी तरह से इफ यू हैव सॉलिड एंड वेपर, तो जब सॉलिड को आप डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट करते हो, मतलब ये सारे स्टेप्स होते हैं बट आप ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप कंसिडर कर रहे होते हो, तो सॉलिड इनटू वेपर, तो उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। लाइक आइस को सीधा स्टीम में, कोई भी सॉलिड को सीधा वेपर बनाना, दैट इज सब्लिमेशन। अच्छा, इसका उल्टा जो होता है उसको ना आप एंटी सब्लिमेशन भी बोल सकते हो। इसका उल्टा मतलब कि वेपर स्टेट से अगर आप सॉलिड बना रहे हो, तो एक तो उसको एंटी सब्लिमेशन भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा उसको सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। एक तो एंटी सब्लिमेशन और सॉलिडिफिकेशन, या डिपोजिशन भी बोलते हैं कभी-कभी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो कन्वर्ट होता है। बाकी इसकी डिटेलिंग तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी कि इसके बीच में क्या बॉन्ड ब्रेक होता है, कौन किस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इस पर इस पेज को नोट कर लो।
इसमें ना वो पॉइंट भी लिख लो जो आयुषी आप पूछ रही थी ना, टेम्परेचर में चेंज क्यों नहीं आता है, वो भी एक तरफ लिख ही रहो, लिखा रहेगा तो ठीक है। सी ड्यूरिंग स्टेट चेंज, मतलब जब स्टेट ऑफ मैटर आपका चेंज हो रहा है एक्सप्रेशन, तो जितनी की जितनी हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी वो यूज हो जाती है इंटर एटॉमिक सेपरेशन को चेंज करने में। हीट एनर्जी इज यूज्ड इन changing inter-atomic separation। तो सारी की सारी हीट एनर्जी तो चली गई है इंटर एटॉमिक सेपरेशन में, यानी स्टेट चेंज हो गया, इस वजह से आपका कोई चेंज नहीं होता है टेम्परेचर में, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा कोई बता सकता है, इफ आई हैव 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर एंड इफ आई हैव 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम, ठीक है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, इनमें डेंजरस कौन है ज्यादा? स्टीम। स्टीम डेंजरस है। आराध्या आपके अकॉर्डिंगली? यस आराध्या। वॉइस नहीं आ रही? हेलो मैम आ रही है आपकी वॉइस। वॉइस आ रही है? सभी हाँ, आप बताइए। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम, डेंजरस क्या है ज्यादा? ये दोनों मैम स्टीम। इक्वल है? क्यों, रीजन क्या है इसका? स्टीम क्यों? टेम्परेचर तो सेम है, 100 डिग्री सेल्सियस ये भी, 100 डिग्री सेल्सियस ये भी है। आयुषी तुम बताओ, स्टीम क्यों? देखो मुझे यहाँ पर, रीजन नहीं मालूम। देखो देखो, रीजन ये है कि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर यहाँ पे, 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम अटेन करने के लिए हमने ज्यादा हीट प्रोवाइड करी है। मतलब कि इसमें अगर एक्स अमाउंट ऑफ हीट है और हमने y अमाउंट ऑफ हीट ऐड किया, तो स्टीम में कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई अमाउंट ऑफ हीट, मतलब इसके अंदर हीट ज्यादा है, हीट एनर्जी जिसके बारे में बात करें वो ज्यादा है। इस वजह से आपका स्टीम जो है, दिस इज मोर डेंजरस। समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, नोट कर लीजिए। मैम डन। ठीक है, देखिए अब स्टेट चेंज में तो हम लोग ने अच्छे से डिटेलिंग देख लिया। अब देखो लेटेंट हीट क्या था, ये हम लोग का टॉपिक था ना मेन, हम लोग इससे स्टार्ट किया था। तो अब जो हम लोग ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी वगैरह जो पढ़ा था, उसमें क्या था? यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का स्टेट चेंज कर रहे थे या टेम्परेचर रेज कर रहे थे उसमें? यार डेल्टा टी हम स्टेट लोग चेंज कंसिडर कर रहे करते थे। थे। नहीं नहीं नहीं, डेल्टा टी यूज कर रहे थे, टेम्परेचर बढ़ाते थे। सी वाटर इक्विवेलेंट का अगर एग्जांपल ले लो, तो फिर सेम राइज और फॉल इन टेम्परेचर, तभी तो हम लोग डेल्टा टी यूज करते थे, क्योंकि टेम्परेचर सेम नहीं रह रहा, T2 से T1 से लेके T2 तक जा रहे हैं, तो हम लोग डेल्टा टी कैलकुलेट करते थे T2 माइनस T1 तक। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है आपका, यानी कि ये वाले केसेस, ये केस हो गया, दिस केस, ऐसे केसेस में आप लोग यूज करते हो। लेकिन लेटेंट हीट वो हीट है जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है मगर स्टेट चेंज होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, जैसे कि ये वाला केस आपका, जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस आइस से वाटर में हो रहा है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है।
So the amount of heat required to change the unit mass of a substance completely from one state to another at constant temperature is called the latent heat of substance. अगर इसका फॉर्मूला आप लिखेंगे तो इसमें अब आपका टेम्परेचर नहीं आएगा. टेम्परेचर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है. लेटेंट हीट कब आप कंसीडर करते हो? जब आपका स्टेट चेंज हो रहा है. यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज कांस्टेंट. तो जो आपका डेल्टा क्यू हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू एम, और जो कांस्टेंट आएगा आपका दैट इज एल. डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एल. देखो यहाँ पे डेल्टा टी नहीं आ रहा क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर हो ही नहीं रहा है कोई. एंड दिस एल इज नोन एज द लेटेंट हीट. ये वही कांस्टेंट है जैसे उसमें हम लोग सी यूज करते थे, उसी तरह से यहाँ पे एक बार इसकी डेफिनेशन नोट कर लो. इसके भी टाइप्स देखते हैं. ये तो लिख लिया होगा, एक लाइन की डेफिनेशन है. Yes. Yes. अच्छा देखो, लेटेंट हीट भी है ना आपका एक सिंगल टाइप का नहीं होता, क्योंकि स्टेट ऑफ मैटर एक चेंज नहीं हो रहा है ना आपका. जैसे टेम्परेचर तो एक बार चेंज होता है T1 से T2, और T1 कुछ भी हो सकता है, T2 कुछ भी हो सकता है. स्टेट ऑफ मैटर तो आपके पास कई सारे हैं, और सबकी कन्वर्जन्स भी कितनी है ये देखी थी ना हमने. सब्लिमेशन अलग, Yes. वेपराइजेशन अलग, है ना. ये और ये देखो, ये तो सिर्फ 3 ऐसे दिख रहे हैं. दिस इज 6, दीज आर 6. ये फिर बैक टू सॉलिड एंड लिक्विड टू वेपर, इस तरह से. तो लेटेंट हीट जो है आपका वो भी एक तरह का नहीं है. तो मेजरली 2 टाइप्स का हम यूज करते हैं, इसके अलावा भी नहीं. सिर्फ सिर्फ 2 तरह के नहीं. जब आप फ्यूजन के लिए यूज करते हो, यानी कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, तब आपका जो लेटेंट हीट यूज होता है उसको आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बस नाम दे देते हो. डिफरेंस कुछ नहीं है, वही चीज है, सारा कॉन्सेप्ट वही है. एलएफ बोल दोगे. जैसे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एल एफ यूज कर दोगे जस्ट फॉर फ्यूजन. उसी तरह से दूसरा वेपराइजेशन का होगा. लिक्विड को जब आप वेपर गैसियस स्टेट में चेंज कर रहे हो, टेम्परेचर वही है, तो दैट विल बी एल पी. So this will be delta Q is equal to M L. इसी तरह से और भी होता है अगर सब्लिमेशन होगा आपका. If I add a third part, sublimation. तो इसका भी LS हो जाएगा आपका रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, बाकी चीज वही रहेगी. इस तरह से जो भी डेल्टा है, जो भी एल आपका यूज होगा, बस उसका नाम है खाली, मेजरली इस तरह से. अच्छा, एक बार इसकी SI यूनिट भी देख लो. फॉर्मूला था डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एल. देखो सिमिलर फॉर्मूला है. डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी था वहां पर, यहाँ पर है एम इंटू एल. एल आपका सारा स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर आराम से डिफाइन कर देगा. अच्छा, अगर एल का मैं लिखूं, इट वुड बी डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम. अच्छा देखो, डेल्टा क्यू की जो है वो आपकी एसआई यूनिट होती है जूल्स, मास की होती है केजी. सो दिस विल बी जूल्स पर केजी. अगर जूल्स पर केजी कही, तुमने सीजीएस यूनिट लिखना है. जूल्स का हो जाएगा कैलोरी, केजी का हो जाएगा ग्राम, कैलोरी पर ग्राम. सो सीजीएस यूनिट वुड बी कैलोरी पर ग्राम. अच्छा, अगर इसको कन्वर्ट करना है आपको,
लाइक 1 कैलोरी पर ग्राम को जूल्स पर केजी में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये कैसे होगा, ये क्या है, ये है 1 कैलोरी डिवाइडेड बाय 1 ग्राम, यही लिखा हुआ है मैंने। 1 कैलोरी को आप कन्वर्ट करते हो कैसे, 4.2 जूल से, मैंने आपको बताया भी था 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। सो 1 कैलोरी को आप लिखोगे 4.2 जूल। अच्छा 1 ग्राम को लिखोगे 10 to the power -3 kg, ये आ गया जूल्स पर केजी। सो 1 कैलोरी पर ग्राम वुड बी इक्वल टू 4.2 इंटू 10 to the power 3, ये पॉजिटिव हो जाएगा, जूल्स पर केजी अगर कन्वर्ट करना है। एक बार इस पेज को भी नोट कर लो। नोट किया? जस्ट अ सेकंड। मैम डन। ऑल ऑफ यू, सबने लिख लिया? यस मैम। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे ना इजी से एक क्वेश्चन करो। सब आंसर्स चैट बॉक्स में सेंड कर देना।
ये वही है जब 0 डिग्री सेल्सियस आइस से आपका 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। एक और कर। सेकेंड केस में आपको वेपराइज कर रहा है तो 100 डिग्री सेल्सियस एज इट इज रहेगा। ठीक है। यस आयुषी, आपका फर्स्ट पार्ट करेक्ट है। बाकी लोग आप लोग भी भेजिए। इसमें तो सिंपली प्रोडक्ट लेना है आपको दोनों क्वेश्चन में। यस आयुषी, आपका सेकंड पार्ट भी ठीक है। आप लोग भी सेंड कीजिए, आराध्या, लाइशा, सबिया।
और इसकी कैलकुलेशन तो बहुत इजी थी। देखो हीट चाहिए आपको, मेल्ट करना है, आपका टेम्परेचर सेम है, स्टेट चेंज हो रहा है, तो अभी हम लोग ने पढ़ा था डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एल। अब एल यहाँ पे कौन सा यूज होगा, मेल्ट हो रहा है, आइस इज मेल्टिंग, तो आपका फ्यूजन यूज होगा। और एल एफ तो आपको प्रोवाइडेड भी है क्वेश्चन में, तो आपको सोचना भी नहीं था। देखो मास क्या गिवन है, मास इज 10 and what is LF? LF is given as 3.3 into 10 to the power 5. तो ये एक 10 बस खाली ऐड हो जाएगा, this would be 3.3 into 10 to the power 6 joules. Similarly इस क्वेश्चन में भी वही होगा, डेल्टा Q is equal to ml। अब यहाँ पर है रिसर्च तो आपको ऑलरेडी मेंशन भी है LV, वैसे भी आपको वेपराइज करा रही है वाटर को, so that would be vaporization। अब मास क्या है यहाँ पे 100 है, मल्टीप्लाइड बाय LV। LV क्या गिवन है 22.6 into 10 to the power 5। दो जीरोस खाली ऐड हो जाएंगे इसमें, दिस वुड बी 22.6 into 10 to the power 7। समझ आया ये वन लाइनर कैलकुलेशन की? एक बार इसको लिख लो फिर ग्राफ देख। देखिए जहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया था उसी एग्जांपल को एक बार कंटिन्यू करके देखते हैं। देखिए अगर आपका ये टेम्परेचर है आपका y एक्सिस पे, दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। I have taken temperature on the y axis and I have taken heat on the x axis। अब देखो हम लोग ने वो जो एग्जांपल लिया था उसमें क्या था, उसमें आपका -10 डिग्री सेल्सियस आइस था। -10 तो डेफिनेटली y के ऑपोजिट वाली एक्सिस पे आएगा, दैट इज ओवर हियर। दिस इज -10 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज योर आइस। ठीक, अब देखो जब आपने हीट प्रोवाइड किया, ये लेट्स से ओरिजिन है आपका, एक हीट प्रोवाइड किया, यहाँ पर लेट्स से 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस के बाद लेट्स से यहाँ पर जब आपने हीट प्रोवाइड की थी तो सबसे पहले क्या हुआ था, -10 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस आइस बना था, याद है अभी जो हम लोग ने एग्जाम्पल किया था। यस मैम। तो देखो यहाँ पे आपका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो ऐसे होगा, लेट्स से यहाँ पर कोई आपका टेम्परेचर जो आपका हीट है दैट इज डेल्टा Q1। ठीक है, अब देखो अब जब आपने फिर हीट प्रोवाइड किया था तो ये अभी 0 डिग्री सेल्सियस है लेकिन ये अभी भी आइस ही है, 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस ही है। अब क्या होगा जब आप हीट प्रोवाइड करोगे, लेट्स से कुछ Q2 हीट प्रोवाइड किया आपने, तो
इसका टेम्परेचर वही रह जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस था तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रह जाएगा, मगर अब क्या हो जाएगा, इसका स्टेट चेंज होगा वाटर। जो हम लोग ने अभी एग्जाम्पल जो पढ़ा है ना, कैसे आइस चेंज होता है स्टीम में, बस उसी को हम लोग ग्राफिकली इसको प्लॉट करें ग्राफ पे। तो वाटर जो है वो बन गया, स्टेट चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया। अब देखो, अब आपने फर्दर इस पे और टेम्परेचर दिया है, तो अब ये जो वाटर है, वाटर तो एज इट इज रह जाएगा, सारा जो टेम्परेचर होगा वो इसका रेज हो जाएगा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से लेट्स से यहाँ पर कुछ 100 डिग्री सेल्सियस वैल्यू है आगे जाके ग्राफ, तो यहाँ पर कुछ इसकी वैल्यू आती है, क्योंकि 0 डिग्री नहीं है, टेम्परेचर इधर पड़ेगा 100 डिग्री कहीं, तो ऊपर आ जाएगा ना वाई एक्सिस यहाँ पे। ये तो हम लोग तब लेते जब 0 डिग्री था। तो अब देखो, ये पॉइंट आ गया आपका, वाटर तो है बट इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से अब आपका 100 डिग्री सेल्सियस में बढ़ चुका है। अब फर्दर हीट दिया, लेट्स से इस बीच में जो हीट दी दैट वाज Q3। अब इसके बाद और हीट दिया, अब क्या होगा, अब 100 डिग्री सेल्सियस से 200 तो होगा नहीं, है तो आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो गया है। अब इसका स्टेट चेंज हो जाएगा, यानी कि दिस वुड बी 100 डिग्री सेल्सियस पे तो होगा ग्राफ पे, लेट्स से दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, बट इसका अब स्टेट हो चुका होगा स्टीम। तो यहाँ पर इसका कुछ हीट होगी, यहाँ पर कुछ हीट होगी। तो ये पहले वाला पोर्शन था आपका Q1, ये वाला आपका हो गया Q2, दिस इज योर Q3, जो आपका लास्ट में चेंज हुआ है लेट्स से दिस इज योर Q4। अब देखो क्वेश्चंस में कैसे यूज करोगे, अगर ये केस आ रहा है आपके पास, यानी कि आपका जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जहां टेम्परेचर चेंज करते हुए देखोगे तो पहला वाला फॉर्मूला जो हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, डेल्टा टी जिसमें यूज होगा, डेल्टा टी तभी यूज होगा ना जब टेम्परेचर आपका चेंज कर रहा है। तो आपका जो डेल्टा Q1 जो आप लिखोगे वो आपका हो जाएगा MC डेल्टा टी वाला फॉर्मूला। अब देखो सेकंड केस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये वो है जो अभी अभी हम लोग ने पढ़ा है, लेटेंट हीट वाला। सो योर डेल्टा Q वुड बी इक्वल टू MC डेल्टा टी नहीं होगा यहाँ पे हो जाएगा MLF, यानी कि फ्यूजन वाला। अब देखो डेल्टा Q3 जो होगा आपका, यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर आपका चेंज हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, ठीक है, तो वाटर एज इट इज रहेगा। तो फिर जो डेल्टा Q3 होगा आपका, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सो दैट वुड बी MC डेल्टा टी। उसी तरह से लास्ट वाला डेल्टा Q4, यहाँ पर क्या होगा, वाटर स्टीम में बदल रहा है मगर टेम्परेचर वही है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, दिस वुड बी इक्वल टू MLB वेपराइजेशन। ठीक है, एक बार इस ग्राफ को नोट कर लो।
मैम डन। अच्छा, इस पे ना एक क्वेश्चन करो। एक न्यूमेरिकल करो इस पे।
क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? यस मैम। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। जो हम लोग -10 डिग्री सेल्सियस एग्जाम्पल में ले रहे थे ना, बस अब वही आपको गिवन है आज -12 डिग्री सेल्सियस। जो एग्जाम्पल में लोग ऐसे -10 डिग्री सेल्सियस ले रहे थे ना, वही अब आपको स्पेसिफिक वैल्यू गिवन है। -10 की जगह वो -12 डिग्री सेल्सियस है। देखो बाकी डेटा आपके पास गिवन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस प्रोवाइडेड है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर प्रोवाइडेड है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी है, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम है। तो जैसे हम लोग ने अभी वो एग्जाम्पल लिखा था -10 डिग्री वाला, पहले उतना फ्रेम कर लो। लाइक -12 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, आइस है। अगर आप इसमें कोई लेट्स से डेल्टा Q1 हीट प्रोवाइड करोगे, सो इट वुड बी फर्स्ट 0 डिग्री सेल्सियस आइस। अब इस पे और हीट प्रोवाइड करोगे, लेट्स से कोई डेल्टा Q2 और हीट प्रोवाइड की, तो अब आपका स्टेट चेंज होना शुरू हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस से ये हो जाएगा वाटर। ये तो अब तक याद हो चुका होगा, इतनी बार लिख लिया, ग्राफ भी बना लिया इसका। अब 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से आपने कुछ और हीट प्रोवाइड करी। अब क्या होगा, अब वाटर, अब स्टेट चेंज नहीं होगा, अब आपका टेम्परेचर में चेंज आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और ये आपका होगा वाटर। फिर आपने फाइनली इस पे एक डेल्टा Q4 और हीट दी, जिसकी वजह से दिस टर्न्ड फ्रॉम वाटर टू स्टीम। दिस वाज योर फाइनल स्टेप। यही किया था हमने, इससे पहले देख लेते हैं, बस खाली यहाँ पे 2 की जगह 0 था, मींस -12 डिग्री की जगह -10 डिग्री था। बाकी सारी चीजें सेम है। तो देखो जब आपको पूरी की पूरी हीट निकालनी होगी, तो क्या होगा, सारी की हीट को खाली ऐड कर दो, डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा Q3 प्लस डेल्टा Q4। अब देखो जो अभी मैंने आपको ग्राफ लिखाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जहां जहां टेम्परेचर चेंज होगा, वहां वहां आप लोग MC डेल्टा T यूज करो, और जहां जहां खाली स्टेट चेंज हो रहा है, मीन देयर नो चेंज इन टेम्परेचर, वहां पर आप लोग लेटेंट हीट वाला यूज करोगे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अब आपको वही प्लॉट करना होगा, देखना होगा कहाँ पे क्या चेंज हो रहा है। डेल्टा Q जो आपकी ये नेट है, दिस इज योर नेट चेंज इन हीट जो आपको फाइंड करना है। सो Q1 यहाँ पर आपका टेम्परेचर क्लियरली चेंज हो रहा है, सो दिस वुड बी MC डेल्टा T। MC आइस ले लो, आइस का MC, ये C क्योंकि आपका उसका भी गिवन है वाटर का भी, तो MC यानी कि आइस डेल्टा T फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर कितना है आपका, -12। ये समझ आए कैसे लिखा है, ये क्लियर हुआ? MC डेल्टा T लिखा है बस, ये खाली डेल्टा T, T2 माइनस T1, और ये आपका MC है, ये आइस के लिए यूज हो रहा है। अब Q2, Q2 क्या है, आइस से वाटर कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे अब आपका फ्यूजन हो रहा है। तो अब यहाँ पर M LF यूज करो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको क्वेश्चन में गिवन है, प्लस अब फिर थर्ड पार्ट में आ जाओ, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस हो रहे हैं, वाटर एज इट इज रह रहा है, सारा का सारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो फिर से अब आप यूज करोगे M, लेकिन अब देखो अब वाटर में चेंज आ रहा है ना, यानी वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अब जो आप C लिखोगे यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो अब आप आइस की नहीं, वो अब आप वाटर की लिखोगे। अगेन देन इसमें डेल्टा T मतलब T2 दैट इज 100, T2 आपका इसमें 100 है, माइनस T1, तो T1 आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, तो दिस इज 100 माइनस 0। ये लिख दिया MC डेल्टा T फॉर दिस। नाउ सी, अच्छा यहाँ पर कौन बताएगा, सभी अब बताओ, यहाँ पर MC डेल्टा T यूज होगा या ML, फोर्थ वाले में Q4 की जगह? हाँ सभी बताओ। लाइशा, यस लाइशा, आवाज आ रही है आपको? यस लाइशा, नहीं लाइशा को भी आवाज नहीं आ रही। हाँ आराध्या, आराध्या बताओ, आराध्या को आवाज आ रही है? आराध्या को भी अब आवाज नहीं आ रही।
स्टेट चेंज हो रहा है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर आपका 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस में आपका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है या फिर टेम्परेचर चेंज हो रहा है? देखो देखो क्या चेंज हो रहा है। हाँ राधा कुछ बोल रही थी। 100 डिग्री सेल्सियस है, इधर 100 डिग्री सेल्सियस, इधर वाटर है, इधर स्टीम है। स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट ऑफ मैटर या टेम्परेचर? मैम स्टेट। स्टेट चेंज हो रहा है ना, टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा। तो देखो जब आप mc डेल्टा टी वाली इक्वेशन तब यूज करोगे ना जब आपका चेंज इन टेम्परेचर आएगा, डेल्टा टी। ये तब आएगा ना जब टेम्परेचर चेंज हो रहा हो। अब बता सकती हो सभी? हाँ, एम एल यूज होगा या mc डेल्टा टी? हम MC डेल्टा टू। नहीं देखो, डेल्टा टी जब होगा ना जब आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी है, 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी है। तो तुम डेल्टा टी क्या लोगी? 100 - 100 वो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर कोई चेंज नहीं आ रहा। एल जब हम लोग लेटेंट हीट जो हम लोग ने अभी पढ़ा है ना उसमें हम लोग तब लेते हैं जब आपका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा हो। जैसे वाटर आपका लिक्विड है, स्टीम आपका वेपर है, तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आपका ml यूज करोगे। mc डेल्टा टी जो आपको बताया ना मैंने, जैसे यहाँ पर हम लोग ने यूज किया, यहाँ पर क्यों यूज किया? टेम्परेचर में चेंज आ रहा था इसलिए हम लोग ने यूज किया। यहाँ पर टेम्परेचर Q3 में टेम्परेचर में चेंज आ रहा है इसलिए हम लोग ने यूज किया। लेकिन इस केस में आइस से वाटर कन्वर्ट हो रहा है, दोनों में टेम्परेचर सेम है, 0 डिग्री इधर भी 0 डिग्री इधर भी, खाली सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है इसलिए आपने ml यूज किया। उसी तरह से यहाँ पर वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, समझ आया सभी? यस मैम। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर भी आप एम एल यूज करोगे और एल वेपराइजेशन का। अब देखो सारी वैल्यूज तो क्वेश्चन में गिवन है, मास भी सेम है, तो मास तो पहली बार निकाल लो, सबका एक कॉमन मास है। अब अंदर की वैल्यूज पुट करो। ये तो हो जाएगा +12 CI इधर, प्लस ये बचेगा LF, इधर से बचेगा 100 CW प्लस LV। ये सारा हो गया आपका जब आपने मास फॉर्म। अब खाली वैल्यूज पुट कर देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज। मास आपके पास 3 गिवन है, 12 मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस आपके पास 20 100 है। ये हो गया ये टर्म, प्लस LF। LF क्वेश्चन में गिवन है आपके पास 3.35 इंटू 10⁵ प्लस 100 इंटू CW स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, वो आपके पास 4186 प्लस लेटेंट हीट ऑफ स्टीम हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁶। ये समझ आया ये कैसे लिखा है? खाली वैल्यूज पुट कर दिए हम लोग ने। ठीक है, तो डेल्टा क्यू जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू, ये मल्टीप्लाई करने पर बचेगा 25200 प्लस ये तो एज इट इज रह जाएगा। अगर आप इसके जीरोस को बाहर मल्टीप्लाई कर दो 10 के तो जाएगा 335 इधर, 2 इधर गया, 3 इसके बच गए, यानी कि 1000 प्लस 418600 प्लस अगेन इसको भी मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इसके गए, 4 जीरोस रह जाएंगे, 225 और ये 4 जीरो। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर कुछ इसके आसपास आएगा 9086400 पे, जिसको आप लिख सकते हो 9.08 इंटू 10⁶ जूल। ये क्लियर हुआ है क्वेश्चन? इसको नोट करो, जहाँ पे डाउट हो पूछो।
लिख लिया? यस यस मैम। ओके ठीक है। देखो इसमें कोई डाउट होगा ना तो बताना। देखो जब भी चेंज इन टेम्परेचर आएगा आपका, तब याद करो जो हम लोग ने पिछली क्लास में पढ़ा था, MC डेल्टा टी, MCW वगैरह जो जो पढ़ा था ये सब तब यूज होगा। ये वाले सारे जो क्वांटिटीज है आपको, ठीक है, MS ये सब जो हमने किया था। जब आपका सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है तब हम लोग ML यूज करेंगे, जो हम लोग ने आज की क्लास में स्टार्ट किया था। ठीक है, इसके बाद देखो अब ना कुछ ट्रांसफर ऑफ हीट के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। मेन आपका यही था जो अभी आपने करा, तो उस पर न्यूमेरिकल्स वगैरह करना। देखो कंडक्शन होता क्या है? कंडक्शन, it is a process by which the heat flows from the hot end to the cold end of the solid body without there being any movement of the particles of the body. We understand what it means. See, heat passes through solids by conduction only. Solids में गर्म पड़ते हैं। So जब एक एंड जो होता है मेटल रॉड का, अगर आपने हीट पे रख दिया और फिर दूसरा एंड टच करो, स्पून है, स्पून छोड़ दो, अगर कोई वेसल है जो हीट अप हो रहा है, तो स्पून का एंड भी ठंडा हो जाता है, गर्म हो जाता है आपका, वो भी हॉट हो जाता है जब आप उसको टच करोगे। जबकि वो पार्ट तो हीट से कांटेक्ट में नहीं है डायरेक्ट, तब भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हीट फ्लो करती है उसमें कंडक्शन के थ्रू। अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होती है इसमें, कंडक्शन में जब हीट फ्लो करती है, इसकी एक्सप्लेनेशन में आता है आपका मॉलिक्यूलर कोलिजन। So heat conduction can be visualized as a result of the molecular collisions. So जब भी आप ऑब्जेक्ट को हीट करते हो, ठीक है, जब भी आप ऑब्जेक्ट को हीट करते हो तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं फास्ट। ये हम लोग ने फर्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में देखा था, हीट का कॉन्सेप्ट, थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये वाइब्रेट करने लगते हैं बहुत फास्ट। So the molecules there vibrate faster and faster. And as they collide, not only with themselves but also with the walls, धीरे धीरे आसपास आपस में भी कोलाइड करते हैं, साथ साथ जो वॉल्स है कंटेनर की उसमें भी कोलाइड करते हैं। तो इस प्रोसेस में ना वो कुछ एनर्जी अपनी लूज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, जो एनर्जी इनकी स्पीड बढ़ाने में यूज होती है। ये जब मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं, इनकी जो स्पीड बढ़ाने के लिए वो एनर्जी यूज हो जाती है। So these in turn transfer some energy by collision with the molecules जो दूर है इससे, उनसे और कोलिजन करते हैं। इसीलिए थर्मल मोशन में एनर्जी ट्रांसफर होती है किसके थ्रू? थ्रू मॉलिक्यूलर कोलिजन। द ट्रांसफर ऑफ हीट कंटिन्यूस कब तक? जब तक दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर पे ना हो। यही चीज है जो हम लोग ने फर्स्ट क्लास में भी ये चीज बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, जब हम लोग हीट वाला कॉन्सेप्ट पढ़े थे, हीट क्या होता है। तो कंडक्शन में भी यही है। कंडक्शन इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड ऑफ अ सॉलिड बॉडी विदाउट देयर बीइंग एनी मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ बॉडी। इसका मतलब ये नहीं है कि मॉलिक्यूल्स कोलाइड नहीं कर रहे। ये जो लिखा है नॉट बीइंग एनी नेट मूवमेंट, मतलब कि अगर ये रॉड है आपकी, तो ऐसे नहीं हो रहा यहाँ से एक मॉलिक्यूल जो यहाँ पे हॉट हो चुका है वो उठ के सीधा यहाँ पर आ गया, इसलिए ऐसा नहीं, वो वाइब्रेट करे, वो एनर्जी ट्रांसफर करे, फिर वो वाइब्रेट करे, वो आगे वाले पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रांसफर करे, ऐसे। तो कंडक्शन का यही मतलब है, एक ट्रांसफर ऑफ हीट का मीडियम। अच्छा, थर्मल कंडक्टिविटी मेजर होता है कैसे, कितना एक सॉलिड ऑब्जेक्ट आपका हीट हो सकता है। तो इसका ना एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला आप लर्न करना, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी टी डिवाइडेड बाय एक्स। अब देखो एक एक टर्म का मतलब क्या है। क्यू आ गया आपका हीट, हीट में जो चेंज आ रहा है। ये जो के आपका, के इधर आ रहा है, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इट्स द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के। ए एरिया है, डेल्टा टी टेम्परेचर है, और जो स्मॉल टी लिया है दैट इज टाइम। दिस इज द डिस्टेंस, जितना भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है। तो अगर मैं इसको डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल टी कर दूं, दिस वुड बी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है, तो दैट वुड बी इक्वल टू के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है,
ये समझ आया क्या है ये कंडक्शन का मतलब? एक बार इस पेज को नोट कर लो, Yes. फिर कन्वेक्शन और रेडिएशन देखते हैं। यस, आराध्या आपको क्या समझ है? थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी इसका एप्लीकेशन से आप ज्यादा अच्छे समझ जाओगे, लेकिन पहले मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ थर्मल कंडक्टिविटी होता क्यों। See, thermal conductivity of a solid is a measure of the ability of the solid to conduct heat through it. इसका मतलब अपने अंदर से ये हीट करा देता है पास, यानी ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड कर रहा है, हीट जनरेट हो रही है, वो आगे वाले मॉलिक्यूल से कोलाइड कर रहा है, ये हीट जनरेट कर रहा है। ऐसे करते करते हीट ट्रांसफर हो रही है एक एंड से दूसरे एंड, यानी कि जो हॉटर एंड है वहां से कोल्डर एंड। तो जो एबिलिटी है ना सॉलिड की, ये जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो पा रहा है, उससे आप बोलते हो थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, सो द ग्रेटर द थर्मल कंडक्टिविटी, उतना ही ज्यादा एबिलिटी होगी किसी में कंडक्ट कराने की। जितना ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगा, उतना ज्यादा सॉलिड के अंदर एबिलिटी होगी वो अपने अंदर से उतना हीट ट्रांसफर करा पाए। जैसे अभी ये तो कंडक्शन हम लोग ने पढ़ लिया, ठीक है, कंडक्शन में ऐसे से होता है, मॉलिक्यूल्स को लाइट करते हैं। अब कोई सॉलिड जिसकी एबिलिटी होगी अपने अंदर से करा देने की, उस एबिलिटी का जो मेजर है उसी को हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज वन एंड ऑफ अ मेटल rod is heated, so the heat flows by conduction from the hot end to the cold end colder end. So as a result what happens, temperature एक एक rod का जो section का है वो बढ़ने लगता है, it starts increasing. So the rod, उस वक्त हम लोग बोलते हैं rod का variable state आ गया। फिर कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम द टेम्परेचर हर एक रॉड का स्टेडी हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, एक स्टेडी स्टेट कंडीशन बोलते हैं उसको। तो जब स्टेडी स्टेट कंडीशन आ गई है, द टेम्परेचर एट पॉइंट्स within the rod decreases uniformly with distance. कहाँ से? वहीं हॉटर एंड से कोल्डर एंड। ये जो आपका फॉल हो रहा है टेम्परेचर ग्रेडियंट के क्रॉस,
ठीक है, इसे टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलोगे आप, जितना डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर कम हो। तो ये जो एबिलिटी हो पाई सॉलिड की, इस रॉड की, ये पूरा प्रोसेस इसने एग्जीक्यूट अच्छे से होने दिया, उसी को हम लोग बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। कितना अपने अंदर से हीट कंडक्ट करा सकते हैं, जितनी कम होगी उतना ही कम हीट पास हो पाएगा, और जितनी ही ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी उतना ही ज्यादा एबिलिटी होगी सॉलिड की कि अपने अंदर से हीट कंडक्ट करा पाए, एक हॉटर एंड से कोल्डर एंड। समझ आया? यस और नो? आराध्या, आपको समझ आया या रिपीट करूं? वॉइस नहीं आ रही, आप अनम्यूट तो हो रहे हो। Yes, ma'am. Clear. ठीक, ये नोट कर लिया सबने? Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा देखो, कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या डिफरेंस है। कंडक्शन में भी क्या देखा था हम लोग ने, एक्चुअल मैटर नहीं मूव किया था, जो भी हीट ट्रांसमिट करी थी सॉलिड के थ्रू कंडक्शन में, एनर्जी ट्रांसफर हुई थी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, लेकिन किसी भी मॉलिक्यूल ने अपनी ओरिजिनल मीन पोजीशन नहीं छोड़ी थी, वो पार्टिकल वहीं पे वाइब्रेट करता था, वहीं से हीट ट्रांसफर होती थी आगे। कन्वेक्शन का बस इतना डिफरेंस है हीट ट्रांसमिशन थ्रू कन्वेक्शन में, कि जो एक्चुअल मॉलिक्यूल्स हैं बस वो भी मूव करते हैं, उसी को आप बोलते हो हीटिंग बाय कन्वेक्शन। Rest other things are the same. So convection is the process by which heat is transmitted. Heat is transmitted from heat. क्या लिखा है? The process by which heat is transmitted through a substance होगा. Through a substance from one point to another due to actual bodily movement of the heated particles of the substance. इसे आप बोलोगे convection, जिसका example है ये heating of rooms, cooling of transformers. ये इसके examples हैं। इसमें नेचुरल कन्वेक्शन भी होता है आपका, फोर्स्ड कन्वेक्शन भी होता है, जब भी कोई बॉडी नॉर्मल कंडीशन में कांटेक्ट में आती है और हीट रिमूव करती है नेचुरली, तो उसे आप बोलते हो फ्री कन्वेक्शन। उसी के दूसरे केस में आपके पास आता है कन्वेक्शन, जब आप क्रिएट करते हो उसको जान के कूलिंग, दैट इज नोन एज फोर्स्ड कन्वेक्शन। खैर उसकी आप डिटेल में जाइए, कन्वेक्शन की बस डेफिनेशन और ये एग्जांपल्स आप नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लो। रेडिएशन हम लोग इसी क्लास में करेंगे टाइम में। ये सब रेडिएशन मत लिखते ना, ये रेडिएशन से हम लोग अगली क्लास, बस ये बचा है रेडिएशन, फिर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे।